ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इन द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस द मेम्ब्रेन अलाउ पैसेज ऑफ। देखो हमें पता है कि जो एसपीएम होते हैं हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम से क्या होता है, सिर्फ हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास करते हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं करते। ओके, इसका मैंने आपको रीजन भी बताया कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वही क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। बट जो हमारे सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारा प्रेशर क्रिएट नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होते हैं। इसलिए जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, एसपीएम से या मेम्ब्रेन से पास करते हैं। ओके, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि फॉर ए एंड बी टू फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। जो ए और बी है वो क्या कर रहे हैं, आइडियल सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। जो ए है, ए एंड बी फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, ये कर रहे हैं आइडियल सोल्यूशन को फॉर्म करें। ओके, हमें बताने की कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ए, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग। देखो हमें पता है कि जब भी ए और बी अगर आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेंगे तो जितनी हीट क्या होगी, रिलीज होगी, उतनी हीट क्या करेंगे, वो गेन करेंगे। मतलब ओवरऑल जो हीट है, हीट डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, उसमें कोई ना कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो वो क्या होगी, वो हमारी जीरो होगी। ओके, तो ए तो हमारी सही है। ओके, नेक्स्ट है हमारी डेल्टा वी मिक्सिंग। अब डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होती है हमारी, वो भी जीरो होती है। डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होती है, जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होने का मतलब है कि लेट्स से कि मेरे पास अगर 1 लीटर सोल्यूट है और 2 लीटर क्या है, सोलवेंट है, तो मेरे को एग्जैक्टली 3 लीटर क्या बनेगा, 3 लीटर हमारा सोल्यूशन बनेगा। एग्जैक्टली क्या बनेगा हमारा, 3 लीटर सोल्यूशन बनेगा। बट नॉन आइडियल केस में एग्जैक्टली 3 लीटर नहीं बनता, 3 लीटर से कम भी बनता है और 3 लीटर से ज़्यादा बनता है, बिल्कुल एग्जैक्टली 3 लीटर नहीं बनता। बट आइडियल सोल्यूशन इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, जितना सोल्यूट और सॉल्वेंट ऐड करोगे सोल्यूशन का वॉल्यूम उतना ही होगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो डेल्टा मिक्सिंग भी क्या होगा, हमारा जीरो होगा। अब रही बात एंट्रोपी की, डेल्टा एसओ मिक्सिंग की। अब एंट्रोपी चेंज क्या होता है, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज हमारा पॉजिटिव होता है। एंट्रोपी चेंज क्या होता है, हमारा पॉजिटिव। देखो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है कि अगर एंट्रोपी चेंज हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, हमारी स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे मिक्सिंग की बात कर रहे हैं तो मिक्सिंग क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। आप इस तरह से भी लगा सकते हो, वही जैसे मेरे पास बीकर है, बीकर के अंदर क्या है, 1 लीटर मेरे पास सोल्यूट है। 1 लीटर क्या है हमारे पास, सोल्यूट है। हमने क्या किया, हमने उसको एक बड़े कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया, जिसके अंदर ऑलरेडी क्या था, 2 लीटर सोल्वेंट था। जिसके अंदर ऑलरेडी क्या था, 2 लीटर हमारा सोल्वेंट था। अब जैसे मैं इसको इसके अंदर ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा जो मेरा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा। पूरा का पूरा वॉल्यूम जो होगा 3 लीटर होगा। अब देखो आप इससे भी लगा सकते हो, सोल्यूट के मॉलिक्यूल पहले एक लीटर के अंदर थे, अब सोल्यूट के मॉलिक्यूल 3 लीटर के अंदर हो गए। सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स है पहले 1 लीटर में थे, 3 लीटर में हो गए। सोल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पहले 2 लीटर में थे, वो भी कितने में हो गए, 3 लीटर में हो गए। तो ओवरऑल सबकी रैंडमनेस बढ़ी है, सबकी रैंडमनेस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अगर हमें पता है कि अगर रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हमारा जो एंट्रोपी भी क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी, रिएक्शन क्या होगी, हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। ओके, तो एक तो मैं आपको यहाँ से आपको समझा सकता हूँ कि रैंडमनेस बढ़ेगी तो जो हमारी एंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसकी स्पेलिंग ठीक है ना, रैंडमनेस ओ आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, सेकंड थिंग की हम बात करते हैं, एक से मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हमें पता है कि हमारा डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब डेल्टा जी भी क्या होगा, यहाँ पे मिक्सिंग होगा, डेल्टा एच भी क्या होगा, यहाँ पे मिक्सिंग होगा, और डेल्टा एस भी क्या होगा, यहाँ पे मिक्सिंग होगा। अब देखो होता क्या है यहाँ पे हमारे इस केस के अंदर, कि जो हमारी रिएक्शन है इस मिक्सिंग है, मिक्सिंग के केस में डेल्टा जी हमेशा हमारा नेगेटिव होता है। ये तो बिल्कुल 100% करेक्ट है, क्योंकि मिक्सिंग क्या होती है, हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है। मिक्सिंग का मतलब है कि दो आप मिक्सिबल लिक्विड को मिक्स करोगे, जब दो मिक्सिबल लिक्विड को मिक्स करोगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगी। वो मिक्स होने के लिए ही तो बने हैं, ओके, क्योंकि वो मिक्सिबल है। अगर डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो डेल्टा एच मिक्सिंग तो क्या होता है, जीरो। अभी बताया मैंने आपको डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होता है, जीरो। ये जीरो हो गया, तो डेल्टा जी किसके इक्वल आ गया, डेल्टा जी इक्वल आ गया हमारा माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब डेल्टा जी को नेगेटिव होना है, डेल्टा जी को नेगेटिव होना है, डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एस को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो मिक्सिंग क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, जो अगेन पॉसिबल नहीं है। तो डेल्टा एस मस्ट बी पॉजिटिव फॉर मिक्सिंग। डेल्टा एस क्या होना चाहिए हमारा, डेल्टा एस मिक्सिंग हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसको बता सकते हो। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है ए और बी दोनों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ए एंड बी। ओके ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ एनहेप्टेन एंड इथाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड। एक हमने एनहेप्टेन लिया और एक हमने क्या लिया, इथाइल अल्कोहल लिया।
एक हमने क्या लिया, एन हेप्टेन लिया, और साथ में क्या लिया, साथ में हमने इथाइल अल्कोहल लिया। ओके, विच ऑफ द, ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या ये आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेंगे? नहीं, आइडियल सोल्यूशन तो बिल्कुल भी फॉर्म ही नहीं करेंगे। अभी बताऊंगा मैं आपको, क्या ये नेगेटिव डेविएशन देंगे, पॉजिटिव डेविएशन देंगे, या फिर नॉर्मल एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ओके, अब देखो जो हमारा है एन हेप्टेन, अब देखो एन हेप्टेन की अगर मैं बात करूँ तो एन हेप्टेन कैसा है, हमारा नॉन पोलर है। एन हेप्टेन कैसा है, एन हेप्टेन हमारा नॉन पोलर है। और इथाइल अल्कोहल की बात करूँ तो ये क्या होगा, ये हमारा पोलर होता है। इसका नेचर ये क्या होता है, ये पोलर नेचर का होता है। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा नॉन पोलर होता है। ओके, अब देखो ये हमारा नॉन पोलर है, ये क्या है, हमारा पोलर है। अब अगर मैं एन हेप्टेन और एन हेप्टेन के बीच में फोर्सेस की बात करूं, एन हेप्टेन एंड एन हेप्टेन, इनके बीच में कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं? देखो अगर ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर में कौन सी फोर्सेस होती हैं? वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल फोर्स होती है इसके अंदर। अगर मैं इथाइल अल्कोहल की बात करूँ कि एक मैं क्या लूँ, इथाइल अल्कोहल लूँ, और दूसरा भी क्या हो, दूसरा है मेरे पास इथाइल अल्कोहल हो, तो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। इसके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमारे पास। ठीक है, इथाइल अल्कोहल क्या बनेगा, C2H5OH। C2H5OH जब हम बनाएंगे तो ये क्या करेगा, ये हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये शो करेगा। क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो करेगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, O के साथ क्या आ गया, H आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया, C2H5। ओके, O के साथ फिर H यहाँ पे इस तरह क्या आ गया, C2H5। इस तरह से क्या शो करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है। ओके, बट जैसे ही ये तो था अलग था, ये भी अलग की बात करते, जैसे ही एन हेप्टेन और इथाइल अल्कोहल मिक्स किया हमने, जब जैसे हमने एन हेप्टेन इथाइल अल्कोहल मिक्स, ये पोलर है, ये क्या नॉन पोलर है, तो यहाँ पे जो होगी हमारे डाइपोल इंड्यूस्ड, डाइपोल इंटरेक्शन होगी, डाइपोल इंड्यूस्ड, डाइपोल इंटरेक्शन होगी हमारे यहाँ पे। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होगी, हमारी इंटरेक्शन होगी यहाँ पे। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग देखो सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन होगी। ओके, अब देखो अगर हम वंडरवॉल से कंपेयर करें तो वंडरवॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, वीक होती है। अब वंडरवॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ओके, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं होती कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया बीच में। पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये क्या होगी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंटरेक्शन। ओके, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप ये लगा सकते हो कि पहले क्या थी, पहले बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी, अब बॉन्डिंग क्या हो गई, वीक हो गई है। पहले बॉन्डिंग क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, अब बॉन्डिंग क्या हो चुकी है, वीक हो चुकी है। अगर बॉन्डिंग वीक हो चुकी है तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी है। आप ऐसे लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स कन्वर्ट इनटू वीक, स्ट्रॉन्ग फोर्स कन्वर्ट हो गया वीक फोर्स में। अगर वीक फोर्स में कन्वर्ट हो गया तो वेपर फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होगी है, इंक्रीज होगी। अगर वेपर टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये क्या शो करेंगे, ये शो करेंगे ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ये क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल एक्वा सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर। हमें बताना है कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट, किस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, देखो हमें पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है, वो आई इंटू के एफ इंटू एम। अब एम तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इक्विमोलल बोल दिया, और के एफ तो कांस्टेंट ही होता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई के। जिसका आई ज्यादा होगा उसका क्या होगा, हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आई अगर ज्यादा होगा तो डेल्टा टी एफ क्या होगा, डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा। बट अगर डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा तो टी एफ का मतलब है सोल्यूशन का, वो क्या होगा, वो कम होगा। वो क्या होगा, वो कम होगा। देखो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि जो डेल्टा टी एफ होता है, डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ होता है हमारा टी एफ नोट माइनस टी एफ, टी एफ नोट माइनस टी एफ। अब जितना डेल्टा टी एफ ज़्यादा है, जितना डेल्टा टी एफ क्या है, ज़्यादा है, उतना ही टी एफ क्या होगा, टी एफ उतना कम होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, अगर हम वाटर सॉल्वेंट लें तो
TF नोट है प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट, और TF है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब जैसे वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273 है, ठीक है। अब मैंने उसके अंदर अगर कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड करने से जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया वो 263 हो गया, तो डेल्टा TF कितना आया 10 आया। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक केस ऐसा जिसके अंदर डेल्टा TF 20 आया है, तो 20 आने का मतलब है कि TF को कितना होना पड़ेगा, TF को 253 होना पड़ेगा। अब देखो अगर डेल्टा TF ज़्यादा हो गया पर TF क्या हो गया, TF कम हो गया ना, तो दोनों का इन्वर्स लिया, अगर डेल्टा TF ज़्यादा होगा तो TF क्या होगा, TF कम होगा। बस ये आपने ध्यान रखना है, डेल्टा अगर TF ज़्यादा है तो TF क्या होगा हमारा, TF हमारा कम होगा, ओके। और अगर जिसका डेल्टा TF कम होगा उसका TF क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसका डेल्टा TF कम होगा उसका डेल्टा TF ज़्यादा होगा, ओके। अब देखो हमें जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में चलते हैं। ऑप्शन ए में क्या है हमारा C6H5 NH3Cl, सबका सेम है तो हमें सबका आई निकालना है। आई कैसे निकलेगा इसका, C6H5 NH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसका आई कितना आएगा, आई इसका 2 आएगा। ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट। हमें बताइए कैल्शियम नाइट्रेट कैसे ब्रेक डाउन होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2NO3 नेगेटिव। ऑप्शन सी पे चलते हैं। ऑप्शन सी क्या हमारा, लैंथेनम नाइट्रेट, क्या आएगा La3 पॉजिटिव प्लस NO3, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 नेगेटिव, ओके। इसका आई कितना आएगा, इसका आई 3 आएगा, इसका आई कितना आएगा, इसका आई 4 आएगा। और जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है हमारा C6H12O6। अब ये तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होता, तो इसका आई कितना होगा, इसका आई 1 होगा, ओके। अब देखो जिसका आई ज़्यादा होगा उसका डेल्टा TF ज़्यादा होगा, उसका TF कम होगा। हमें TF बताना है हाईएस्ट, तो TF हाईएस्ट होने का मतलब है कि उसका डेल्टा TF कम होना चाहिए और आई भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सबसे कम आई किसका है, सबसे आई कम है डी का, सबसे आई कम किसका, डी का है। तो डी ही क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि जब अगर आई कम होगा तो डेल्टा TF भी कम होगा। अगर डेल्टा TF कम होगा तो जो हमारा TF है, TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा मैंने आपको यहाँ से बता दिया है उसमें, ओके। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ओके। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अ 5.8% W/V NaCl solution will exert an osmotic pressure closest to which one of the following। ये कह रहे हैं कि जो हमारा 5.8% W/V NaCl solution है वो कितना ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। चार ऑप्शन हमें गिवन है, ओके। देखो सबसे पहली बात तो NaCl है, NaCl ब्रेकडाउन होगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, तो जिसका आई आएगा, आई कितना आएगा 2 आएगा, ओके। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है कि पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT। आई तो पता चल गया, सी निकालना है। 5.8% गिवन है W/V, 5.8% का मतलब है कि 5.8 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, ओके। तो देखो R और T तो क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे, R और T क्या होंगे, कॉन्स्टेंट। तो मैं यहाँ से I इंटू सी निकाल लेता हूँ बस। I इंटू सी के ही क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। I कितना है, I है 2। C निकालते हैं। C का फॉर्मूला क्या होता है, C है कंसंट्रेशन, मोलैरिटी है एक तरह से, गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml में है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 1000 का यूज़ कर देंगे। W2 कितना है, वो है 5.8 ग्राम। मोलर मास NaCl का होता है 58.5। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 100 ml और ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 1000 आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसको पूरे को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद अप्रोक्स 1 आ जाएगा, 0.99 आएगा विच इज इक्वल टू 1 आ गया, ओके। तो आई कितना है, आई 2 है, सी 1 आया, तो आई इंटू सी कितना आ गया, 2 आ गया। अब चारों ऑप्शन में से जिसका आई इंटू सी 2 होगा वही क्या होगा, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका आई इंटू सी क्या होगा, 2 होगा, वही क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। देखो पहली बात मैं बता दूं कि यहाँ पे ना मोलर गलत लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें मिस्टेक है। मोलर की जगह है ना मोलर आएगा, मोलर की जगह क्या आएगा, मोलर आएगा। और इसके अंदर जो हम सी ऑप्शन को उठाएंगे, सी ऑप्शन क्या है हमारा, 2 मोलर सुक्रोज। अब देखो सुक्रोज तो ब्रेकडाउन नहीं होता, तो उसका आई कितना होगा, आई इसका 1 होगा, आई कितना होगा, आई इसका 1 होगा। 2 मोलर है तो इसका मतलब है कि सी कितना आ गया, इसका 2 आ गया, तो आई इंटू सी कितना आएगा, 1 इंटू 2 दैट इज 2। तो इसका मतलब है कि जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। बाकी सारे ऑप्शन ट्राई करेगा, उससे नहीं आने वाला है, ओके। तो सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका।
ओके, जो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 20 ग्राम ऑफ बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट और इसका मोलर वेट कितना है 100 है, आर डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, द फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ, सोल्यूशन का केएफ दिया और हमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बताना है, मतलब हमें अल्फा बताना है। W2 दिया हुआ है, वेट ऑफ बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट कितना है 20 ग्राम है। ओके, इसका मोलर मास भी दिया हुआ है, वो कितना है वो 100 है। बाइनरी है, बाइनरी का मतलब है कि n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू इसकी 2 होगी। W1 दिया हुआ, W1 कितना होता है 500 ग्राम है। और मोलर मास हमें पता है कि सॉल्वेंट दैट इज वाटर, वाटर का कितना है 18 होता है। और TF दिया हुआ है कितना है -0.74 डिग्री सेल्सियस। TF नोट हमें पता है, TF नोट क्या होता है सॉल्वेंट का होता है, कितना है वो 0 डिग्री सेल्सियस। और KF गिवन है, KF कितना है 1.86 है, केल्विन अपॉन में मोलैलिटी है। ओके, हमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है। देखो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू में M इंटू में क्या आएगा I आएगा। यहाँ से हमें पहले I को कैलकुलेट करना है, I से हम अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF होता है हमारा TF नोट माइनस TF इज इक्वल टू KF इंटू में मोलैलिटी का फॉर्मूला W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2 इंटू में यहाँ पे क्या आएगा वेट, अगर ये हमारा ग्राम के अंदर तो यहाँ पर क्या यूज कर देंगे हम 1000 का यूज करेंगे। TF नोट कितना है, TF नोट है 0 माइनस TF कितना है, TF है हमारा -0.74, KF कितना है 1.86, W2 कितना है 20, मोलर मास कितना है mm2 वो है हमारा 100, कितना 100 है। ओके, और हमारा यहाँ पे 1000, W1 कितना है, W1 है हमारा 500 है, और इनटू में क्या है I है। पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे हम, पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद यहाँ से हम I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैं बता दूं कि I आपका 0.99 आएगा, विच इज अप्रोक्स इक्वल टू 1। I कितना आ गया, I हमारा 1 आ चुका है। अब देखो अगर ये डिसोसिएशन शो करा तो I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n, I की वैल्यू 1 है, 1 प्लस अल्फा, n की वैल्यू भी कितनी है, n की वैल्यू भी n की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 को इधर आ गया इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा क्या होगा हमारा 0 हो गया, और परसेंटेज अल्फा क्या होगा हमारा वो 0% होगा। तो कुछ भी वो डिसोसिएट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन क्या होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके ओके, जो हमारा क्वेश्चन क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ टोलिन इन वेपर फेज विच इज इन इक्विलिब्रियम विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलिन हैविंग अ मोल फ्रैक्शन ऑफ, टोलिन का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ, उनका प्योर उनका उसका भी गिवन है, प्योर वेपर प्रेशर भी हमें गिवन है। देखो मैं मान लेता हूँ कि जो टोलिन है, ऐसे बार बार कंफ्यूजन होगी तो मैं मान लेता हूँ जो टोलिन है मैं उसको ए मान के चलूंगा। जो हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन क्या होगा, बेंजीन बी होगा, टोलिन क्या होगा ए होगा हमारा वो। ओके, अब देखो पहली बात तो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है टोलिन का, तो इसका मतलब है कि हमें एक्स से दिया हुआ है, कितना है 0.5, तो एक्स भी कितना होगा 0.5 होगा। और ओके ठीक है, वेपर फेज का बेंजीन का दिया हुआ है 119 टोर, इसका मतलब है कि पी नोट बी दिया हुआ है 119 टोर, और टोलिन का कितना दिया हुआ 37, तो पी नोट ए कितना आएगा 37 टोर आएगा। ओके, अब देखो हमें क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन टोलिन में वेपर फेज निकालना, दैट मीन्स हमें वाई ए निकालना है। हमें क्या निकालना है वाई, देखो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू में पी टी, वाई ए तो मेरे को निकालना है तो क्या आ जाएगा पी ए अपॉन में पी टी, मैं यहाँ पे राउट सा लगाऊंगा, पी ए क्या होता है मेरा एक्स ए इंटू में पी नोट ए, पी टी में भी लगाऊंगा राउट सा एक्स ए इंटू में पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू में पी नोट भी लगाऊंगा, हो गया। वाई ए क्या आएगा, एक्स ए कितना है मेरा, एक्स ए है 0.5, पी नोट ए कितना है 37 है अपॉन में 0.5 इंटू में 37 अपॉन में एक्स भी कितना है, ये भी 0.5 है, पी नोट भी कितना है 119 है। ओके, तो क्या होगा, इस पूरी वैल्यू को सोल्व कर लेना, पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो आपका जो वेपर फेज का जो मोल फ्रैक्शन आएगा ए का वो कितना आएगा, वो आएगा 0.237 आएगा, कितना आएगा 0.237, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा ऑप्शन सी हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका।
ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर एट 75 डिग्री सेल्सियस 296 टोर, वेपर प्रेशर लोवरिंग ड्यू टू 0.1 मोलल सोल्यूट इज। देखो मेरे को वेपर प्रेशर लोवरिंग निकालना है। वेपर प्रेशर लोवरिंग का मतलब है कि मेरे को निकालना है पी नोट माइनस पी एस निकालना है। इन्होंने लोवरिंग नहीं बोला हुआ, रिलेटिव नहीं बोला हुआ, तो पी नोट माइनस पी एस निकालना है मेरे को। ओके, मेरे को पी नोट गिवन है, पी नोट कितना है गिवन है 296 टोर गिवन है, डन। और मोलैलिटी कितनी गिवन है, मोलैलिटी गिवन है मेरे को 0.1। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू क्या आएगा, मोलैलिटी इंटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 1000 आएगा। ओके, तो पी नोट माइनस पी एस, मोलैलिटी गिवन है 0.1, मोलर मास सॉल्वेंट तो क्या है यहाँ पे वाटर है, तो कितना होगा 18 अपॉन में 1000 इंटू में पी नोट आ जाएगा, ये वाला पी नोट, और पी नोट कितना है 296 है। पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे, पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद पी नोट माइनस पी एस वो कितना आएगा 0.533 आएगा, कितना आएगा 0.533। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा जो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है कि एट 35 डिग्री सेल्सियस द वेपर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म इज दिस 0.359। जो वेपर प्रेशर है प्योर क्लोरोफॉर्म का इतना है, प्योर एसीटोन का इतना है। ओके, और इसके अंदर 1 मोल क्लोरोफॉर्म के 4 मोल एसीटोन के, तो हमें बताना है कि वेपर प्रेशर टोटल सोल्यूशन का बताना है, मतलब हमें टोटल बताना है, सोल्यूशन का बताने का मतलब हमें टोटल बताना है। ओके, देखो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो हमारा क्लोरोफॉर्म है वो ए है, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन होगी ना, और जो हमारा एसीटोन है वो क्या होगा, वो उसको मैं बी लेट कर लेता हूँ। ओके, अब पी नोट ए मतलब क्लोरोफॉर्म का प्योर प्रेशर कितना है 0.359 एटमॉस्फेयर, एसीटोन पी नोट बी वो कितना है 0.453 एटमॉस्फेयर। अब ए के मोल एन ऑफ ए कितना है, वो 1 मोल है, एन ऑफ बी कितना है वो 4 मोल है। मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ, एक्स ए कितना आएगा वो एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, एन ए कितना है 1 अपॉन 1 प्लस 4, 1/5 का मतलब कितना होता है 0.2 आ गया, तो एक्स ए तो 0.2 आ गया, एक्स बी कितना आएगा 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस 0.2 तो कितना हो गया 0.8 हो चुका है, ये कितना हो गया 0.8 हो गया। अब मेरे को टोटल निकालना, तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, पी टी इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी। एक्स ए कितना है, एक्स ए अभी मैं निकाला मैंने 0.2, पी नोट ए कितना है 0.359, एक्स बी कितना है, एक्स बी 0.8 है, पी नोट बी कितना है, पी नोट बी है 0.453 है। तो पूरी वैल्यू को सोल्व कर लेना, पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो हमारा प्रेशर आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 0.0718 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.3624। ओके, पीटीए को कितना आएगा 0.4342 के अप्रोक्स आ जाएगा, 4342 के। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ये है कि अ सैंपल ऑफ 20 ग्राम ऑफ कंपाउंड मोलिकुलर वेट उसका इतना है, विच इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये सोल्यूट है, इज 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल एट टेम्परेचर इज दिस। देखो मैं आपको पहले बता दूं कि जो ये हमारा सैंपल है ये हमारा सोल्यूट है और इथेनॉल हमारा सॉल्वेंट है, बट कई बोलोगे कि सर ये तो 20 ग्राम और ये 10 ग्राम है, तो 20 ग्राम तो ज़्यादा हो गया, ये क्या हो गया हमारा कम हो गया। जी नहीं, ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमें बोल दिया, तो यही इसको ही हमें सोल्यूट लेना पड़ेगा और इसको ही हमें सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। ओके, जैसे कई बार हम कंसंट्रेशन बताते हैं तो वो हम बताते हैं इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट, इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट भी बता सकते हैं कंसंट्रेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो अलग आएगी उसकी वैल्यू, बट यहाँ पर ये हमें सोल्यूट होगा और ये क्या होगा, ये हमारा सॉल्वेंट होगा। ओके, चलो जी, हमारा यहाँ पे जो W2 है, दैट मीन्स हमें जो W2 गिवन है, W2 कितना गिवन है हमें 20 ग्राम है, इसका मोलर मास भी गिवन है MM2, वो कितना गिवन है 120 ग्राम गिवन है, वो कितना गिवन है 120 ग्राम गिवन है। ओके, और जो W1 है इथेनॉल वो कितना है 10 ग्राम है, और इसका जो मोलर मास है इथेनॉल का वो भी निकाल लेते हैं साथ साथ। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH, 46 के राउंड आएगा इसका। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल मतलब वेपर प्रेशर पी नोट गिवन है, हमें कितना गिवन है 0.25 एटमॉस्फेयर गिवन है। हमें वेपर प्रेशर सोल्यूशन का निकालना है। देखो सोल्यूशन का निकालने के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है,
फॉर्मूला होता है हमारा पी एस इज इक्वल टू एक्स वन इंटू में पी नोट, पी एस इज इक्वल टू एक्स वन इंटू में पी नोट। ओके, अब देखो जो हमारा एक्स वन है, पी एस निकालना है मेरे को, एक्स वन क्या होता है मोल फ्रैक्शन, तो क्या होगा फॉर्मूला इसका एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू इंटू में पी नोट। एन वन क्या होता है, एन वन होता है हमारा डब्ल्यू वन अपॉन में मोलर मास ऑफ वन अपॉन में डब्ल्यू वन अपॉन में मोलर मास ऑफ वन प्लस डब्ल्यू टू अपॉन में मोलर मास ऑफ टू इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में क्या आएगा पी नोट आएगा। ओके, इसकी पूरे की वैल्यू सोल्व करते हैं। डब्ल्यू वन कितना है, डब्ल्यू वन है हमारा 10 और मोलर मास कितना है, एम एम वन कितना है वो है हमारा 46। यहाँ पे कितना आएगा 10 बाई में 46 प्लस डब्ल्यू टू कितना है 20, इसका मोलर मास कितना है 120, इंटू में क्या कर दोगे 0.25 कर दोगे। पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे, पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद मैं बताता हूँ इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.141 एटमॉस्फेयर। कितना आएगा 0.141 एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ओके, जो हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन, ये हमें एसीटोन गिवन, तो हम बताएंगे डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा इसका। देखो सबसे पहले गिवन है क्लोरोफॉर्म। पहली बात बता दूं, जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म एक पोलर कंपाउंड है और इनके बीच में क्या होगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। इनके बीच में क्या होगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। सेकेंड थिंग मैं बात करूं एसीटोन की, एसीटोन भी एक पोलर कंपाउंड है और इसके बीच में भी क्या होगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। बट जैसे हम दोनों को मिक्स करेंगे, क्लोरोफॉर्म को और हम एसीटोन को क्या करेंगे मिक्स करेंगे, एसीटोन को दोनों को मिक्स करने के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। ये क्या फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म। कैसे फॉर्म करेंगे देखो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो ये बॉन्ड है बॉन्ड क्या हो जाएगा पोलर हो जाएगा, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे ही सी डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पे CH3 और CH3, तो इसके बीच में जो ये होएगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। अब देखो हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे क्या है बहुत ज़्यादा ही क्या है स्ट्रॉन्ग है। अब अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, तो मतलब जो वेपर फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो डिक्रीज होगी, जो वेपर फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो क्या होगी डिक्रीज होगी। तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। और नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि इनका जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो क्या होगा वो इसका नेगेटिव होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, तो मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ गए, पास पास आ गए मतलब जो वॉल्यूम है वॉल्यूम क्या हो गया डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने का मतलब है कि डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा नेगेटिव होगा। डिक्रीज होने का मतलब है कि डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा हमारा वो नेगेटिव होगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ओके, जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है कि एट 120 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोबेंजीन इज दिस, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन, उसका फॉर्मूला ये है 50 ग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन। ओके, तो हमें क्या करना है हमें वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का निकालना, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो प्योर क्लोरोबेंजीन का गिवन है दैट मीन्स हमें पी नोट गिवन है, कितना है वो 0.736 एटमॉस्फेयर। वेपर प्रेशर ऑफ नेफ्थलीन, नेफ्थलीन गिवन हमें दैट मीन्स वो तो सोल्यूट होगा तो W2 गिवन है 5 ग्राम। अब मोलर मास निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है C10H8, C10H8, तो इसका जो वो आएगा मोलर मास वो कितना आएगा वो आएगा हमारे पास 128। ओके, और W1 गिवन है हमें, बेंजीन गिवन है, कितना है गिवन है 50 ग्राम क्लोरोबेंजीन, इसका भी मास निकाल लेते हैं मोलर मास। फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला होगा इसका C6H5Cl, मोलर मास इसका आएगा 112.5। ओके, अब निकालते हैं हम इसका सॉल्यूशन का। देखो हमें पता है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है PS इज इक्वल टू x1 इंटू पी नोट, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन इसका फॉर्मूला क्या होता है N1 अपॉन में N1 प्लस N2 इंटू में पी नोट आएगा। N1 क्या होता है W1 अपॉन में मोलर मास ऑफ 1, W1 अपॉन में मोलर मास ऑफ 1 प्लस W2 अपॉन में
मोलर मास ऑफ 2 इनटू में क्या आ जाएगा, पी नोट आएगा। ओके, W1 कितना है, वो है हमारे पास 50। मोलर मास ऑफ 1 कितना है, वो है हमारे पास 112.5। 50 अपॉन में 112.5, W2 5 अपॉन में 128 और इनटू में क्या कर देंगे, पी नोट कितना है 0.736। ओके, तो यहाँ से पी एस आएगा, बता देता हूँ कि जो पी एस है, जो ऊपर वैल्यू आएगी सोल्व करके वो आएगी 0.44। तो 0.44 इंटू में 0.039, 0.736। अल्टीमेटली जो हमारे पास वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो आ जाएगा हमारे पास 0.677 एटमॉस्फेयर, 0.677 एटमॉस्फेयर। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कि द वेपर प्रेशर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन, उनका ये गिवन है, प्योर का गिवन है हमें ये, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी, अब वो हमें फाइंड आउट करनी है और हमें मोल फ्रैक्शन भी गिवन है। देखो मैं लेट कर लेता हूँ सबसे पहले कि जो हमारा हेक्सेन है वो हमारा ए है और जो हमारा हेप्टेन है वो क्या है, वो हमारा बी है। डन। तो मेरे को इसका मतलब है कि पी नोट ए, पी नोट ए कितना गिवन है, वो गिवन है 408 और पी नोट बी वो कितना गिवन है मेरे को, वो गिवन है 141 टोर। डन। और मेरे को मोल फ्रैक्शन भी गिवन है हेक्सेन का 0.3, तो मतलब मेरे को एक्स ए गिवन है 0.3, एक्स बी भी मैं निकाल दूंगा 1 माइनस एक्स ए करके, तो 0.7 आ जाएगा ये। मेरे को वाई ए निकालना है और यहाँ से मेरे को वाई बी निकालना है। मतलब मेरे को मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का तो गिवन है लिक्विड स्टेट का, बट मेरे को वेपर स्टेट का जो मोल फ्रैक्शन है उसको वो क्या करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है। डन। मेरे को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू में क्या आएगा, पी टी आएगा। तो वाई ए क्या होएगा हमारा, पी ए अपॉन में पी टी, और पी ए क्या होता है, पी ए होता है हमारा एक्स ए इंटू में पी नोट ए अपॉन में पी टी क्या होता है हमारा एक्स ए इंटू में पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू में पी नोट बी। अब एक्स ए क्या है, एक्स ए है हमारा 0.3, पी नोट ए कितना है, वो है हमारा 408, एक्स ए भी कितना है 0.3, पी नोट ए कितना है 408 प्लस एक्स बी कितना है, एक्स बी है 0.7, पी नोट बी कितना है 141। तो पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे, पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे, पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास वाई ए आएगा वो आएगा 0.55 के अप्रोक्स आएगा। अब वाई ए 0.55 है तो वाई बी तो 1 माइनस वाई ए करके आ जाएगा, तो 1 माइनस 0.55 कितना आ जाएगा 0.45। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसी के अंदर क्या है कि जो हमारा वाई है, यहाँ पे देखो 6 और 7 लिखा हुआ है, 6 मतलब हेक्सेन, 7 मतलब हेप्टेन। मैंने ए बी से किया, आप 6 7 से भी कर सकते हो। 6 7 थोड़ा और लगता है, ए बी को हम जनरल करते हैं तो मैंने इसलिए ए बी से किया यहाँ पे। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि बेंजीन उसका मास इतना है, टोलिन उसका मास इतना है, फॉर्म्स एंड आइडियल सॉल्यूशन, ये करें आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करें और उसका प्योर बेंजीन का और प्योर टोलिन का हमें क्या गिवन है, वेपर प्रेशर गिवन है। और ये बोल रहे हैं कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन या सॉल्यूशन ऑफ दिस केमिकल सॉल्यूशन हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ, देखो ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें गिवन है, दोनों का सॉल्यूशन है ना, उनका वेपर प्रेशर गिवन है, दोनों को मिक्स किया। तो हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें बेंजीन का, मोल फ्रैक्शन हमें बेंजीन का निकालना है। ओके, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ जो हमारा टोलिन है वो ए है, बेंजीन वो हमारा बी है। ओके, बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना गिवन है 0.507, तो दैट मीन्स मेरे को पी नोट बी, मेरे को कितना गिवन है, पी नोट बी गिवन है वो कितना है 0.507, और मेरे को पी नोट ए कितना गिवन है, वो गिवन है 0.184 गिवन है, कितना गिवन है 0.184 गिवन है। ओके, मेरे को पी टी भी गिवन है, पी टी कितना है 0.350। ओके, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, दैट मीन्स मेरे को क्या निकालना है, मेरे को एक्स भी निकालना है। ओके, अब देखो मेरे को पता है कि पी टी का फॉर्मूला क्या होता है, पी टी का फॉर्मूला होता है एक्स ए इंटू में
पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू में पी नोट बी। पी टी क्या है, पी टी मेरे को गिवन है, पी टी गिवन है 0.35। एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स बी इंटू पी नोट ए कितना गिवन है 0.184 गिवन है, प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी कितना गिवन है 0.507। ओके, तो 0.35 इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना 0.184 माइनस एक्स बी इंटू में 0.184 प्लस 0.507 इंटू में एक्स बी। तो यहाँ से पूरा अल्टीमेटली सोल्व करने के बाद मैं एक्स बी की वैल्यू निकाल लूंगा। अब इसको सोल्व करना, एक्स बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.514 आ जाएगी। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 28 ग्राम फॉस्फोरस, उसके अंदर क्या है 28 ग्राम हमारा फॉस्फोरस है और 315 ग्राम क्या है CS2। CS2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड। ये सॉल्वेंट होगा और ये सोल्यूट की तरह काम करेगा। बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, CS2 का मतलब प्योर सॉल्वेंट का गिवन है और सोल्यूशन का भी गिवन है। ठीक है, हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या होता है, ज्यादा होता है ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और Kb भी गिवन है हमें। तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है फॉस्फोरस का कि वो P4 होगा, P2 होगा, P8 होगा। बेसिकली यहाँ पे एसोसिएशन हो रही है और हमें एसोसिएशन बताना है। ओके, सो इन शॉर्ट मैं बताऊँ आपको, हमें बताना है N की वैल्यू, हमें N बताना है, हमें कितना उसमें डाइमर बना, ट्राइमर बना, टेट्रामर बना, ऑक्टामर कितना बना वो हमें बताना है उसका। ओके, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। फॉस्फोरस का वेट गिवन है, तो दैट मीन्स हमें W2 गिवन है 28 ग्राम। CS2 का वेट गिवन है, दैट मीन्स हमें W1 गिवन है 315 ग्राम। ओके, फॉस्फोरस का जो वेट आएगा, मोलर मास तो नहीं ले सकता मैं, एटॉमिक वेट मास ले लेता हूँ यहाँ पर। वेट फॉस्फोरस का कितना होता है वो 31 होता है। ओके, जो CS2 है, CS2 का तो मास की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ओके, और साथ में क्या गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, तो TB नोट कितना गिवन है 46.3 डिग्री सेल्सियस। TB कितना गिवन है सॉल्यूशन का 47.9 डिग्री सेल्सियस। ओके, और साथ में जो KB है, KB कितना है वो 2.34 गिवन है। KB कितना गिवन है 2.34। मेरे को पहले मैं यहाँ से I निकालूंगा। देखो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा यही यूज होना है, डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। मैं पहले यहाँ से I निकालूंगा, फिर I से मैं N की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। अब डेल्टा TB क्या होता है, डेल्टा TB होता है TB माइनस TB नोट इज इक्वल टू I इंटू KB। M की वैल्यू पुट कर दूंगा, मोलैलिटी गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू में W1। अगर ये ग्राम के अंदर है तो यहाँ पर मैं 1000 का यूज करूंगा। ओके, तो TB कितना है, TB है 47.9 माइनस TB नोट कितना है, TB नोट है 46.3 इज इक्वल टू I इंटू KB कितना है 2.34 है, इंटू W2 कितना है 28 है, मोलर मास कितना है इसका 31 है, W1 315 और इंटू में क्या कर दूंगा 1000 कर दूंगा। ओके, इस पूरी वैल्यू को सोल्व कर लेना। पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद मैं बता देता हूँ कि जो I है वो अप्रोक्स आएगा हमारा 0.24 के। I कितना आएगा 0.24 के अप्रोक्स आएगा। ओके, हमें पता है कि एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन होता है इसका फॉर्मूला। ओके, अब देखो यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा तो हमें 1 लेना पड़ेगा, इसके अंदर क्या हुई है 100% एसोसिएशन हुई है, और I मैंने बता दिया 0.24 हमने निकाल दिया। सो 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई एन। सो n की वैल्यू क्या आएगी 1 बाई 0.24, तो विच इज अप्रोक्स इक्वल टू आ जाएगा वो 4.1। तो मान लेंगे कि ये अप्रोक्स क्या है 4 के इक्वल है। मतलब n की वैल्यू 4 का मतलब है कि इन्होंने टेट्रामर फॉर्म किया है। टेट्रामर फॉर्म होने का मतलब है कि जो फॉस्फोरस है, 4 फॉस्फोरस मिलके एक फॉस्फोरस में बना दिया उसने। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा P4 होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड दैट ऑफ द ये फेरिफेरोसाइनाइड। ओके, प्रशियन ब्लू। देखो एक तो हमें गिवन है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बता दो। अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या है, मेन ये क्या है, ये उन्होंने डिसोसिएट शो करना है, डिसोसिएशन शो करेंगे। दोनों का रेशो निकालना है हमें क्या करना है, दोनों का रेशो निकालना है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे दोनों के आई का रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी चीजें तो कांस्टेंट होंगी, तो दोनों के आई का रेशो निकाल दो। एक तो निकाल दो K4
FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, और दूसरे का निकाल दो फेरिफेरोसाइनाइड। ये है हमारा प्रशियन ब्लू। अभी बताऊंगा कि प्रशियन ब्लू क्या होता है। पहली बात तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड KeFeCN6, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाला। तो 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। अब देखो 100% डिस्कशन लेके चल रही है, तो यहाँ पे कितने आइंस मिले, 4 ये और 1 यहाँ से, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू हमारी 5 होगी। अब सेकंड है हमारा प्रशियन ब्लू Fe4 FeCN6 फेरिफेरोसाइनाइड। अब देखो फेरिफेरोसाइनाइड कैसे ब्रेक डाउन होगा, 4 Fe 3 पॉजिटिव प्लस 3 FeCN6 और 4 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना आएगा 4 × 3 12, यहाँ पे भी चार्ज कितना होगा 4 × 3 12। हमें बताइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो फर्दर डिसोसिएट नहीं होते, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है उन्हीं में क्या होता है, डिसोसिएशन होती है। यही हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की क्या है, स्पेशलिटी होती है। अब ये है प्रशियन ब्लू। ये क्या है, प्रशियन ब्लू। प्रशियन ब्लू होता है कि जो हमारे फाउंटेन पेन की इंक होती है उसी को हम प्रशियन ब्लू बोलते हैं, मतलब उसका बेसिकली इंक का फॉर्मूला है ये फेरिफेरोसाइनाइड। ये इंक का ही फॉर्मूला है, इंक है जो हमारे पेन के अंदर जो इंक यूज करते हैं उसी का ही फॉर्मूला है ये। ओके, तो प्रशियन साइंटिस्ट ने उसको बनाया तो प्रशियन ब्लू के नाम से बोलते हैं। ओके, फेरिफेरोसाइनाइड। अब इसके आयंस कितने मिले, 4 यहाँ से 3 यहाँ से 7 मिले, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू हमारी 7 होगी। आई की वैल्यू कितनी, 7। दोनों का रेशो कितना आएगा, ऊपर 5 नीचे क्या आएगा 7 आएगा, तो अल्टीमेटली कितना आएगा 0.71 के अप्रोक्स आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, बी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके।